नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम टाइम सुपर हिट शो 9 बज चुके में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। ज्ञान वापी से जुड़े केस में बड़े फैसले का आज दिन है और इस खबर पर हमारी खास नजर रहेगी। तो हम उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का ताजा रिपोर्ट भी आपको पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ खास झलकियों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ दौड़े राहुल गांधी, वायरल हुआ वीडियो। दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई में नया खुलासा, साधु नहीं बल्कि नग पत्थर के पुश्तैनी कारोबारी थे तीनों युवक। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन, 28 करोड़ की घड़ियां बरामद। दिल्ली की शराब नीति मामले में 3 शहरों में छापेमारी चल रही है। दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब में ये छापेमारी जारी है। जहां बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कई जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मुनीश पांडे का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्या जानकारी, क्या खबर? जी देखिए आशुतोष, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त 3 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। 35 से ज्यादा ठिकाने दिल्ली, पंजाब और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, खास करके हैदराबाद, वहां पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ये ईडी की तरफ से तीसरी बार छापेमारी की जा रही है। इसके पहले भी लगभग 40 ठिकाने थे जब ईडी ने छापेमारी की थी। जब पहली बार ये मामला सामने आया था, सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ था जिसमें कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। उसके बाद भी ईडी ने छापेमारी की थी। तो कुल मिलाकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस मामले में उन्होंने पहले ही एक शख्स समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया हुआ था और अब कहीं ना कहीं ईडी की जो जांच है वो उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अधिकारियों का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन गिरफ्तारी के पहले जो छापेमारी है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो शराब नीति का मामला है दिल्ली में, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान भी है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के अलावा पंजाब और आंध्र प्रदेश के भी तार जुड़े हुए हैं और इसीलिए इन सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्या अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? क्या कोई ऐसी सूचना, मुनीश? जी देखिए, अब से लगभग आधे घंटे पहले ही ये छापेमारी शुरू हुई है, तो अभी फिलहाल के लिए किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन छापेमारी खत्म होने के बाद में इतना अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि कुछ लोग होंगे जिनको समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। और मनीष, कुल जितने ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है उसमें कितने राज्य शामिल हैं? जी देखिए, कुल मिलाकर 35 ठिकानों पर अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है। 3 राज्य शामिल हैं, दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा तेलंगाना में भी छापेमारी चल रही है। मैं बता दूं आपको कि जो छापेमारी है आज की, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने शराब नीति के तहत शराब को बनाया था, बेचा था। उन लोगों के ऊपर आज जो व्यवसायी थे उनके ऊपर छापेमारी है। उसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारी, पूर्व सरकारी अधिकारी, उनके यहाँ पर भी छापेमारी की खबर आ रही है। हालांकि पुख्ता जानकारी जो है कुछ देर बाद सामने आएगी। आशुतोष, बिल्कुल। तो दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मुनीश बता रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब समेत यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी और इस कि जो तार जुड़े हुए हैं उसको खंगालने की ये पूरी कोशिश। लेकिन मुनीश, इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक हिरासत में किसी को लिया नहीं गया है और इसके पहले भी हमने देखा है कि छापेमारी हुई है और कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है, यानी कि कड़ियों को जोड़ने, खंगालने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में ईडी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं। कई ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं इस पूरे मामले में जो कि अभी जांच के घेरे में है। चाहे वो आंध्र प्रदेश के राजनेताओं की बात कर लें या फिर दिल्ली में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, इन सभी लोगों के नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समय समय पर आते रहे हैं। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हुई है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में। लेकिन ईडी का ये कहना है कि इस जांच के दौरान जो अभी तक उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं वो इस बात को साफ दिखाता है कि जो पैसे शराब नीति के तहत कमाए जा रहे थे उससे कुछ पार्टी और नेताओं को फायदा पहुंच रहा था और इसी के लिए फिर से छापेमारी की जा रही है ताकि जो और सबूत है उसको इकट्ठा किया जा सके। और इस बीच इस छापेमारी को लेकर दिल्ली की सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक आ गई क्या? क्योंकि सुबह सुबह तड़के छापेमारी शुरू हुई। जी देखिए आशुतोष, अभी ये खबर, ये जानकारी मिले
5 मिनट से भी कम हुए हैं। आज तक ने सबसे पहले अपने बिल्कुल। दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है, तो उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे। हमने देखा है इसके पहले जब भी ईडी ने छापेमारी की है, गिरफ्तारियां की हैं, जब खुद मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आता है उस मामले में, और इसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगी कि क्या कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी दूसरी तरफ से जो अपनी तैयारी करके रखी हुई है, जब भी इस तरह की छापेमारी होती है तो वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं, और राजनीति इसको लेकर जमकर की जाती है। और मुनीश, इसके पहले हमें देखने को मिला जब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से ये छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हुई है, तो मुमकिन है कि जो ये अभी छापेमारी चल रही है 3 राज्यों में 35 ठिकानों पर, कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में लिया जाएगा ईडी की तरफ से, मुमकिन है, क्योंकि पूछताछ अभी लंबी है। जी बिल्कुल, देखिए छापेमारी की प्रक्रिया में 2 चीजें होती हैं। जिसके यहाँ पर छापेमारी होती है उससे पूछताछ की जाती है। अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उसे समन कर बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन करने के बाद में ईडी जो है वो उसको गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। अभी तक इस मामले की गिरफ्तारी की बात करें, देखिए सीबीआई ने विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे गुजरात के, उनको गिरफ्तार किया था। ईडी ने समीर महेंद्रू, जो कि एक बिजनेसमैन है, शराब के व्यापारी हैं, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था। और ईडी का ये कहना है कि समीर महेंद्रू की पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ अहम सबूत मिले हैं, उनके बयान में कुछ बातें सामने आई हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि शराब नीति जो बनाई गई थी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, वो इसी मकसद से बनाई गई थी ताकि जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको फायदा हो और सरकार को नुकसान हो। इसी सरकार के नुकसान को चलते को लेकर जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी के बिना पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। तो ईडी का कहना है कि उनकी जांच उस दिशा में चल रही है जिससे कि ये बात साफ हो गया है कि शराब नीति के तहत आम आदमी पार्टी के कुछ जो नेता है उनको पैसे मिले थे। हालांकि फिलहाल के लिए आरोप है, कोर्ट में भी इस बात को ईडी को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मुनीश, ईडी के अधिकारी साफ तौर पर दावा जब से ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, डे 1 से फ्लैशबैक में जाकर बताइए कि अब तक कुल कितने लोग ईडी की गिरफ्त में हैं, शिकंजे में हैं, कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? जी देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो ईडी ने फिलहाल के लिए एक शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है, और ईडी का ये कहना है कि वो गिरफ्तारी इस मामले में तभी करेंगे जबकि उनके पास में पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाए। अगर छापेमारी की बात करें तो तीसरी बार आज छापेमारी हो रही है। 2 बार इसके पहले जब छापेमारी हुई तो 40 से ज्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां पर छापेमारी की गई थी। तो कुल मिलाकर अगर बोलें कि अब तक कितने लोकेशन पे छापेमारी हो चुकी है, तो 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने 3 बार की छापेमारी में इन ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके अलावा अगर बात करें कि कितने लोगों के ऊपर, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनका बयान लिया, और इसके बाद जो ईडी की आगे की कार्रवाई होती है, ईडी में प्रक्रिया ये होती है कि सबूत मिलने के बाद में वो गिरफ्तारी करते हैं। और उनका कहना है कि आज की छापेमारी के बाद में मुमकिन है कि कुछ लोगों को समन कर बुलाया जाए और उनको आगे चलकर गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुनीश पांडे, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर कर्नाटक से। जी हां, कर्नाटक के बीदर से यह खबर आ रही है, जहां बड़ी खबर यह कि कल रात करीब 2 बजे कुछ लोगों ने वहां के ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद और मदरसा परिसर में घुसकर लोगों ने हिंदू धर्म की जय, जय भवानी माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अब इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ताला तोड़कर भीड़ दाखिल हुई थी, वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को धमकी भी दी गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उपद्रवियों ने मदरसा को भी नुकसान पहुंचाया। मदरसा और मस्जिद की दीवार को में कचरा फेंककर गंदा किया गया। एफआईआर में 9 लोगों के नाम शामिल हैं। बीदर के एसपी के मुताबिक निजाम काल से ही मस्जिद परिसर में स्थित मीनार में पूजा की परंपरा रही है। पहले 2-4 लोग मीनार में पूजा की परंपरा का निर्वहन करते थे, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में लोग घुस गए और बीदर जिले में मदरसा महमूद गवान 550 साल पुरानी ऐतिहासिक महत्व की जगह बताई जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है। अब इसको लेकर पूरा हंगामा, पूरा बवाल, ये तस्वीरें भी आ गई हैं जिस तरह से वहां लोग घुसे। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें तोड़फोड़ भी की गई है, नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ताला नहीं तोड़ा गया, जबकि वहां पर लोग बता रहे हैं कि ताला तोड़ा गया और प्रशासन के सामने ये तोड़ा गया। इस बीच मुस्लिम पक्ष क्या कह रहे हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको हम सुनवाते हैं। बीदर शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है,
एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर, उन लोगों ने जो से नारे लगाए, रोके नहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं रोके साहब, उनका लॉक तोड़ा गया है। बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए सपोर्ट किया गया है। तो हम आपके थ्रू दरखास्त करते हैं हायर अथॉरिटी से, बैंगलोर से, यहाँ के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है, इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अरेस्ट करे, और इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग इनके साथ सपोर्ट करे उनको भी अरेस्ट करे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अब्दुल बशीर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अब्दुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा प्रकरण क्या है ये मामला, और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अब तक? जी आशुतोष, अभी हम मौजूद है बिदर इलाके में। मैं आपको विस्तार से अगर इस घटना के बारे में बताऊं तो जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन रात को 2 बजे जो है यहाँ से जो भवानी माता का प्रोसेशन यहाँ से गुजरता है, इसी रोड पर जो ये महमूद गवन रोड है, पीछे मेरे बिल्कुल महमूद गवन चौक है, जहां से ये प्रोसेशन होते हुए फोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है। उसी दौरान यहाँ से कुछ लोग जो है जो प्रोसेशन में शामिल थे, उन्होंने जैसे यहाँ के मस्जिद के जो और मीनारत के जो अधिकारी है, उनका मानना ये है, उन जो कंप्लेनेंट के अनुसार, ये जो ताला है, यहाँ की गेट का ताला है, इसको तोड़ा गया और इसके अंदर, मस्जिद के अंदर जो है घुसकर इस मस्जिद जो आपके मेरे सीधे हाथ में आप देख सकते हैं महमूद गवन मस्जिद, इससे जुड़ी हुई मीनार है, इसके बगल में वहां पर पूजा की गई, नारेबाजी हुई, वहां पर कुमकुम और जो है गुलाब की पत्तियां और जो है कोकोनट भी वहां पर इनको जो लोग हैं यहाँ पर के लोकल्स को बरामद हुए। उसके बाद जो है प्रशासन ने जो है केस रजिस्टर किया और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। 9 लोग कुल एक्यूज है, तो 5 अभी भी फरार है इस इंसिडेंट में। अभी इस तनाव के चलते, जो सांप्रदायिक तनाव जो चल रहा है यहाँ पर, इसके चलते काफी भारी यहाँ पर पुलिस की तैनाती हुई है। लगभग 200 से 250 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो जमा हुए हैं। अभी तो मस्जिद के अंदर जो एंट्री है उसको बंद किया गया है। आज चूंकि जुमा का दिन है, यहाँ पर जुमा के प्रेयर्स को लेकर यहाँ पर काफी भारी भीड़। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये तो आरोप है, आरोपों के मुताबिक ऐसा है और एफआईआर में दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? उनके स्टेटमेंट भी आए होंगे। देखिए, पुलिस का ये मानना है कि यहाँ पर कई साल से जो है निजाम के दौर से यहाँ पर जो है 4 या 5 लोग जो है यहाँ पर पूजा करते थे दशहरा के मौके पर, और उसी प्रक्रिया से होते हुए इस साल भी दशहरा के जो मौके पर प्रोसेशन जब यहाँ से गुजर रहा था, तो कुछ ज्यादा लोग अंदर घुसे और वहां पर पूजा अर्चना हुई इसी मस्जिद के मीनारेट के वहां पर, और इसी इंसिडेंट के चलते पुलिस ने केस दर्ज किया। अभी हालांकि देख सकते हैं आपकी गार्ड यहाँ पर जो है इस गेट को लॉक कर रहे हैं और किसी का भी एंट्री एग्जिट यहाँ पर रोक दिया गया है मस्जिद के अंदर, खास करके जब अभी जुमा प्रेयर्स है। तो पुलिस का ये मानना है कि ये 9 लोग जो घुसे, इनको अलग अलग धाराओं में, जैसे ट्रेस पासिंग हो, गैर कानूनी जो है वो लोग ने दाखिल किया इस प्रेमिसेस को, और राइटिंग के सेक्शंस में 143, 147 आईपीसी, 295 ए आईपीसी, इस धाराओं के चलते उन्होंने केस रजिस्टर किया और 4 लोगों को कल शाम में इनकी गिरफ्तारी हुई। 5 अभी भी जो है इस इंसिडेंट में फरार है। तो पुलिस का ये मानना है कि कई साल से ये रिचुअल जो है चलता आ रहा था, उसी प्रकार से इस साल भी कुछ लोग यहाँ पर जमा हुए प्रोसेशन के दौरान रात के 2 बजे उन्होंने पूजा करने के लिए अंदर गए थे, और जब जो है ये घटना वहां पर घटी, कुछ ज्यादा लोग होने की वजह से मुस्लिम पक्षकारों की हमने प्रतिक्रिया वहां पर सुनवा दी। हिंदू पक्षकार, हिंदू समुदाय क्या कुछ कह रहा है? किसी की प्रतिक्रिया सामने आई क्या? अभी तक जो है हिंदू समुदाय या फिर उस भवानी माता में जो प्रोसेशन में लोग थे, उनका कोई बयान बाहर नहीं आया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इनका बयान होगा। लेकिन अगर पुलिस की माने तो उनकी तरफ से, जो हिंदू पक्ष की ओर से उनके सामने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बात आई कि हर साल यहाँ पर वो लोग अंदर पूजा के लिए जाते थे, 4 या 5 लोग निजाम के दौर से यहाँ पर जो है वो लोग जाकर पूजा अर्चना करते थे। ये पुलिस का कहना है, जो हिंदू पक्ष ने उनको ये बयान सुनाया। बहुत शुक्रिया अब्दुल बशीर इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज बात सबसे बड़ी खबर की आज की, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद में आज का दिन बेहद खास है, अहम है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी की अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। हिंदू पक्ष की तरफ से 4 महिलाओं ने एएसआई से जांच कराए जाने की अपील की थी। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है।
ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले इस शिवलिंग को हिंदू पक्ष ने यहाँ मंदिर होने का सबूत बताया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से केस लड़ रही 4 महिलाओं ने ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की अपील की है। ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वाराणसी जिला अदालत जाने का निर्देश दिया था। 19 सितंबर को सुनवाई के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो हमने एप्लीकेशन दी थी ASI सर्वे की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उस पर सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय अब इस मामले में अपना आदेश 7 अक्टूबर को सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक जांच का विरोध किया है। उसका दावा है कि ये शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग गठित कर सकता है। लेकिन कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच का विरोध सिर्फ मुस्लिम पक्ष ही नहीं कर रहा। वादी महिलाओं में से वादी नंबर 1 राखी सिंह ने भी इसका विरोध किया है। इसकी वजह उनके वकील से समझिए। वहीं 4 दूसरी महिलाओं का पक्ष रख रहे वकील विष्णु जैन ने उनके विरोध पर अपना जवाब दिया है। विरोध इसलिए क्या कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए, टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह का कहना है कि कार्बन डेटिंग जैसे परीक्षण से केस मूल मुद्दे से भटक रहा है। इससे फैसला आने में देरी होगी। उनका कहना है कि ये केस इतना ही है कि श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार मिले, लेकिन 4 महिला वादियां वैज्ञानिक जांच पर अड़ी हैं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो, यानी कोई लकड़ी या जीव की हड्डी हो। इस पर भी हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्होंने लिखा है कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की जाए। कौन सी जांच होगी या कौन सी नहीं, ये ASI तय करेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी खास, काफी अहम है। चलिए सीधा हम रुख करते हैं इस वक्त काशी का। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, आज क्या कुछ हलचल है एक बात, क्योंकि सबकी निगाहें आज कोर्ट पर होंगी, अदालत पर होंगी कि क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है। क्या अभी तक आप देख पा रहे हैं, क्या है लोगों की प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल आशुतोष, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बात पर कोर्ट को फैसला देना है कि जो मांग हिंदू पक्ष की 4 वादिनियों ने की थी, कार्बन डेटिंग और जो शिवलिंग मिला था सर्वे के दौरान, उसकी साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से जांच को लेकर के। हालांकि इसमें विरोधाभास भी है। उनकी एक जो वादी है राखी सिंह, उनके वकील और उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के जरिए शिवलिंग को नुकसान हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इससे केस जो है वो अपने मूल सिद्धांत और मूल उद्देश्य से भटक सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना है, और आज जब 2 बजे ये कार्रवाई होगी, जब सुनवाई शुरू होगी, तो कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है कि किस वैज्ञानिक आधार पर ये जांच की जाएगी। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो आप ये प्रक्रिया, चूंकि पहले जो पूरा मामला अटका था वो इसकी मेंटेनेबिलिटी पर था, लेकिन जैसे ये साफ हो गया ये पूरा मामला सुनने लायक है। लेकिन इसके बाद में जब अब शिवलिंग, जो कि जिसे मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर एक फव्वारा बताता है, उसको लेकर के, उसकी वैधानिकता को लेकर के और इसकी प्रामाणिकता को लेकर के जांच की बात जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण फैसला आना है। सुगबुगाहट तेज है। तमाम आप जो चर्चा है वो बनारस में इसी बात की है कि क्या वाकई में जो शिवलिंग है
उसका क्या आधार है और कितना वो पुराना है, इसको लेकर के कौतूहल जरूर है, लेकिन यह पूरा निर्भर करेगा कोर्ट पर कि वो क्या आदेश देता है इसकी जांच को लेकर। जी अभिषेक, मुस्लिम पक्षकार तो यहाँ विरोध कर रहे हैं और साथ ही एक जो वादी हैं राकेश सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो भी विरोध में है कि नहीं होनी चाहिए कार्बिंग ड्यूटी, लेकिन हिंदू पक्षकारों का क्या कुछ कहना है? वो अपने स्टैंड पर तो कायम है। देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में चूंकि हिंदू पक्ष दो अलग अलग फाड़ में नजर आ रहा है, राकेश सिंह एक तरफ है और बाकी चार वादियां एक तरफ है, और जो चारों ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो बात कही थी, वो ये बात की थी कि जो शिवलिंग का जो बात कही जा रही है, जो सर्वे के दौरान मिला, उसको उसकी आयु देखने के लिए कि वो कितने वर्ष पुराना है, उसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इसके लिए जरूरी है कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग या अन्य किसी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए। हालांकि तकनीकी तौर पर देखें, ऐसा बताया जाता है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें निर्भर करेगा कि क्या तरीका कोर्ट अपनाती है। इसके अलावा जो मंदिर का परिसर है, उसके आसपास में जो चीजें हैं, उसकी जरूर कार्बन डेटिंग का आदेश दिया जा सकता है। तो लेकिन वो सब कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि हिंदू पक्ष ही दो अलग अलग धड़ों में नजर आ रहा है और राकेश सिंह भी विरोध कर रही हैं, वही मुस्लिम पक्ष भी इसको गलत बता रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से इसको कार्रवाई को आगे लेता है। क्योंकि राकेश सिंह के वकील का यह भी मानना है कि अगर इस तरीके की दिक्कत होगी तो कोर्ट के इस पूरे मामले के भटकने की उम्मीद है। ऐसे में आज की कार्रवाई और आज का जो आदेश होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी बनारस में हैं और वो जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया अभिषेक। आगे बढ़ते हैं और बात भारत जोड़ो यात्रा की, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो देखिए 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है। आज यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की खबर थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रियंका भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल नहीं होंगी। कल इस यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। राहुल गांधी की इस पदयात्रा में कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, आपको हम दिखाते स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल नहीं होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि जानकारी लगातार मिल रही थी कि प्रियंका आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ निभाएंगी, वहां पर मौजूद रहेंगी। लेकिन आज पदयात्रा में वो शामिल नहीं होंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा का 30वां दिन है और कल हमने देखा था कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पदयात्रा में शामिल थी। थोड़ी देर उन्होंने पदयात्रा की और लेकिन उसके बाद से खबर आई थी कि प्रियंका आज शामिल होंगी, यानी राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, कांग्रेस की पदयात्रा है, वो आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल नहीं होने वाली है। पहले ऐसी जानकारी लगातार सामने आ रही थी कि वो इसमें शामिल होंगी, लेकिन अभी यह खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का ये बिल्कुल नया रंग है। हाथ पकड़कर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को दौड़ा रहे हैं राहुल गांधी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल बड़ी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि जब सिद्धारमैया पीछे से आते हैं तो राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला भी नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया भी मुस्कुराते हुए कदम आगे लाते हैं और फिर दोनों नेताओं की दौड़ शुरू हो जाती है। राहुल और सिद्धारमैया को दौड़ता देख कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ जाता है। इस वीडियो को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को टैग करते हुए लिखा कि 75 साल की उम्र में सिद्धारमैया का राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाना असाधारण है। भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन की एक और तस्वीर वायरल हुई है। इस तस्वीर में राहुल गांधी अपनी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया में साझा किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, वो सांस भी लेती हैं तो उनमें भी दुआएं होती हैं। माओ का तोड़ नहीं होता, माएं तो माएं होती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा से राहुल गांधी सियासी तौर पर कितना लाभ ले पाएंगे, इसका पता आने वाले चुनावों में चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा से राहुल सुर्खियों में हैं, चाहे बारिश के बीच रैली हो या फिर स्थानीय लोगों से कनेक्ट करना। इसी सिलसिले में कल उन्होंने कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। The BJP is against the SCs and the STs. ಇವತ್ತು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Congress party constituted Justice Nagmohan Das Commission. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. We said the ST reservation should be increased from 3% to 7%. राहुल का कारवां जारी है. यात्रा में बूस्टर डोज के लिए कल सोनिया गांधी शामिल हुई. अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम जारी है. राहुल गौतम, मांड्या, आज तक. तो तमाम तस्वीरों को आप सभी तक हमने पहुंचाया. अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की बात. देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा अवलॉन्च में लापता पर्वतारोहियों में कईयों का अब तक सुराग नहीं है, पता नहीं चल पाया है. और हादसे के बाद चौथे दिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो पाया है और अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा जानकारी क्या है आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं. आज तक संवाददाता अंकित शर्मा की रिपोर्ट. एवलांच के दर्दनाक हादसे के बाद इस समय हम मातली हेलीपैड पर मौजूद हैं और आज चौथा दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि मौसम एक बड़ी बाधा बना हुआ है. इस समय आप देख सकते हैं कि मातली में जो एक घाटी है यहाँ पर पूरी तरीके से बादलों ने घेरा हुआ है और बारिश का यहाँ पे माहौल है. इस समय बारिश किसी भी समय हो सकती है. छुटपुट बूंदाबांदी अभी हो रही है यहाँ पर, जिसको लेकर अभी सारी फोर्सेस स्टैंड बाय पे हैं कि अगर मौसम जैसे ही खुलता है तो शवों को लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. अब तक इस हादसे में 19 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है. कैमरामैन अनिल वडोनी के साथ अंकित शर्मा, उत्तरकाशी, आज तक.